नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, भारतीयता आधारित एकता और भारतीयता आधारित भाईचारा और भारतीयता आधारित अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित सद्भाव इत्यादि सभी इसकी इस समय मुल्क को पहले भी आवश्यकता थी, लेकिन जिस दौर से ये हमारा मुल्क गुजर रहा है उसमें उसकी सख्त आवश्यकता है। इसको हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गंभीरता से इसको लें और बहुत गंभीरता से इसको सोचें। और यह बात क्यों कही जा रही है कि समाज विरोधी जो ताकतें हैं और जो कि समाज विरोधी जो ताकतें हैं, हमारे मुल्क विरोधी, हमारे देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो अधिकांश राजनीतिक दलों के वेश में हैं, इस मुल्क को कमजोर करने के लिए वो और उनकी साजिश यह है कि इस भारतीय समाज की समरसता को तबाह करते हुए और भारतीय जो है ताने बाने को कमजोर करते हुए, इसमें कमजोर करते हुए अपनी विघटनकारी विभाजनकारी माने करतूतों से इसको इस भारतीय समाज के समरसता और उसके ताने बाने को कमजोर करने वाले ये जो भारतीय समाज विरोधी और देश विरोधी ताकतें हैं, जो अधिकांश राजनीतिक दलों के वेश में हैं, वो नफरत का सहारा ले रहे हैं, नफरत फैलवा रहे हैं और भेद विभेद तनाव की बातें फैलवा रहे हैं। इन्हीं सब जो हमारे भारतीय समाज की जो जहर है, जो बुराइयां हैं, उन्हीं के आधार पर जो है ये हमसे आपसे जो है वोट छीनने की ये साजिश कर रहे हैं। इस चीज को बड़ी गंभीरता से, बड़ी ठंडे मन से आप सभी लोग सोचिए। तो इसमें प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे भारतीय भाई बहन इसमें जागरूक हो रहे हैं और लगभग सभी तबकों से अब आ रहे हैं। थोड़े से तबके ये बौद्धिक वर्ग रह गया है, थोड़ा सा बौद्धिक वर्ग है, शहरी वर्ग है और वर्गों से दो और तबकों से आ रहे हैं और उनसे भी आ जाएंगे, पूरी उम्मीद है इसी बात, उससे भी आ जाएंगे। तो ये प्रसन्नता का विषय है। भारतीय अवाम ताकत दल का उनसे एक यानी विनम्र ये विनती है कि एक तो जब भी कोई इस तरह से जुलूस निकाले और या किसी के सामने ये प्रदर्शन करे
जब भी कोई जुलूस निकाले या किसी के सामने ये प्रदर्शन करे तो 4 तरह के नारों को भूले नहीं। वो मैं बता रहा हूं। भारतीय एकता जिंदाबाद, पहला नारा है भारतीय एकता जिंदाबाद, भारतीय भाईचारा जिंदाबाद और भारतीय इखलाक मोहब्बत जिंदाबाद। ये 3 नारे हो गए। भारतीय एकता जिंदाबाद, भारतीय भाईचारा जिंदाबाद, भारतीय इखलाक मोहब्बत जिंदाबाद। और चौथा जो है भारतीय अवाम ताकत दल, चूंकि ये इसका लक्ष्य है तो उसको भी याद करना और उसका भी नारा लगाना उतना ही आवश्यक है। तो तीन नारों के साथ जो है जो भारतीय अवाम ताकत दल जिंदाबाद, इसको जरूर लगाइए जब भी आपका जुलूस हो, इकट्ठा हो, और या जब भी कोई मजमा आप बनाते हैं तो। और एक बात और, यदि कोई आ जाता है प्रचार करने वाला और तो क्रोध में, आवेश में, गुस्से में शिष्टता को मत त्यागिए। ये मारपीट या मुंह पर स्याही फेंकना, इसका परहेज करिए, सख्ती रूप से परहेज करिए। क्योंकि शिष्टाचार और तहजीब यही हमारी ताकत है। तो हमको इस ताकत को खोना नहीं है। हम किसी को प्रभावित कर सकते हैं तो इन्हीं ताकत के बल पर, शिष्टाचार और तहजीब के बल पर ही कर सकते हैं। इसको खो करके नहीं। तो यह भी नम्र निवेदन है अपने भारतीय अवाम से कि यदि कोई दूसरे मत वाला, दूसरे विचार वाला, वो कितनी भी उग्रता करे, कुछ भी बोले, लेकिन हमको अपनी बात तहजीब से, शिष्टाचार से और नम्रता से रखनी है। तहजीब से, शिष्टाचार से, नम्रता और दृढ़ता के साथ, दृढ़ता भी बहुत जरूरी है, मजबूती के साथ रखिए। देखिए ये रंग लाएगा। तो कभी भी हिंसक बात नहीं, गुस्से से नहीं। वो गुस्सा करता रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी ताकत क्या है? हमारी तहजीब, हमारा शिष्टाचार और नम्रता से और दृढ़ता से। इसको जरूर रखिए। और नम्रता, दृढ़ता, शिष्टाचार और तहजीब को त्यागिए मत, इसी का इस्तेमाल करिए। तो ये बहुत जरूरी है। ये सुनने में आया कि कोई आया तो मारपीट हो गई या किसी ने स्याही फेंक दिया, बिल्कुल नहीं। हम अपने भारतीय भाई बहनों को, भले वो किसी विचार के हो, उनके दिलो दिमाग में अच्छा विचार हम ला सकते हैं, लेकिन इसी ताकत के बल पर, शिष्टाचार, तहजीब, नम्रता और दृढ़ता। तो ये बहुत जरूरी है। अब आ जाइए ये जो हमारे भारतीय समाज विरोधी और भारत विरोधी जो ताकतें हैं, तो अधिकांश राजनीतिक दलों के वेश में है। और वो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, या जिसको कि आप सभी लोग भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं। लेकिन मेरा यह भी निवेदन है कि अब उसको कांग्रेस कहना छोड़ दीजिए, अब इसको जेएनपीसी ही कहिए। और एक दिन जो है भारतीय ताकत दल भी वो चुनाव आयोग से ये दरख्वास्त करेगा कि इसका नाम कांग्रेस से हटा करके जेएनपीसी ही रखा जाए, क्योंकि यही इसका चरित्र है। गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी ही है। तो वो है जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस। और ये वाम दल और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भी जो दल है इसी टाइप के, तो इसके नेता भारतीय जनता पार्टी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस
समाजवादी पार्टी इत्यादि। जिस अवाम के बूते इनको ताकत मिलती है, जिस भारतीय अवाम के बूते जो है ये विधायक या सांसद बनते हैं, एमएलए या एमपी बनते हैं, और जिससे इनको सत्ता मिलती है और जिसका ये उपभोग करते हैं, उसी अवाम को इन पार्टियों के नेता धमकी देते हैं। और इसी चुनाव में देखा गया है कि समाजवादी पार्टी के लोग उसी अवाम को धमकी दे रहे हैं, जिससे इनको वोट पाना है। और शायद ये भूल गए हैं कि असली ताकत अवाम की है, उनकी नहीं है। और सुनने में आया कि ये योगी आदित्यनाथ ने भी शायद हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को अपरोक्ष रूप से धमकी दिया है इसने। ऐसा है कि अब इसका मैंने विस्तृत ब्यौरा की जानकारी प्राप्त करने के बाद कल के एपिसोड में इसको स्पष्ट करेंगे। तो ये समाजवादी पार्टी हो या अच्छा, और इसी प्रकार ये गद्दार राहुल गांधी जब हमारे अमेठी के आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको औकात दिखाने लगे, गद्दार राहुल गांधी को, तो यहां से भाग खड़ा हुआ और जाकर के शरण लिया केरल के वायनाड क्षेत्र में ही। और हमारे जो है माने यहाँ अमेठी के आदरणीय भारतीय भाई बहनों का अपमान करने लगा, जहां से 3 बार वहां की आदरणीय भारतीय अवाम ने इसको सदन में भेजा, इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लायक बनाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ताकत दी। और जब इसकी असलियत वो समझ गए और इसको दंडित करना चाह रहे थे, तो भाग करके जाकर वो केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र में इसने शरण लिया। तो अमेठी के आदरणीय भारतीय भाई बहनों का अपमान करने लगा ये गद्दार राहुल गांधी। और शायद जो पिछले साल जो विधानसभा के चुनाव हुए थे केरल में, तो वहाँ की में आबादी का मैंने इस तरह से वो है रचना है आबादी का या डेमोग्राफिक कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से है कि उसमें वहाँ पर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बहुतायत है, उनका बाहुल है, उनकी मेजॉरिटी है। तो उन्होंने इसको औकात दिखा दी, तो उनको भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भी ये गद्दार राहुल गांधी उनको भी यानी भला बुरा वो कहने लगा। असल बात है कि इनकी आदत पड़ी हुई है, और इसके पहले भी और भी नेता वो धमकी दे चुके हैं। और ये तो देखा गया कि समाजवादी पार्टी के लोग ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके फिरोजाबाद हुआ, इटावा हुआ, मैनपुरी हुआ और उरई हुआ, या औरैया जो भी है वहाँ जाकर के घर घर में ये जो यानी किवाड़ों की जो साकल है बजा करके धमकी देते थे इनके गुंडे कि यदि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो हम तुमको तबाह कर देंगे। सवाल इस बात का है कि ये धमकी देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता के लोग और समाजवादी पार्टी के नेता लोग या गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के लोग और कोई भी भारतीय अवाम ताकत दल ऐसे राजनीतिक दलों को
ये कहना चाहता है कि हमारी आवाम को धमकी देना छोड़ दें, हमारी आवाम को धमकी देना छोड़ दें। खैर मनाओ कि उनमें अभी भारतीय एकता की जागरूकता पूरी तरह आई नहीं है, लेकिन समझ लो कि जिस दिन ये भारतीय एकता हमारे भारतीय आवाम में पूरी तरह आ जाएगी, जागरूक हो जाएगी और अपनी ताकत को पहचान लेगी, तो तुम लोगों का क्या हाल करेगी कि न तुम बोलने लायक रहोगे, न तुम जो है चुनाव जीतने लायक रहोगे, बल्कि वो पक्का इंतजाम कर देगी। भारत के बाहर भी उठा के फेंक देगी। तो इतना गुरूर करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे यानी राजनीतिक दलों को जो जिस आवाम से वोट लेते हैं उसी को धमकाते हैं। तो ऐसे राजनीतिक दलों को भारतीय आवाम तक दल ये कहना चाहता है, और वो राजनीतिक दल यही सब होते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कभी जो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, कांग्रेस या कांग्रेस के लोग इत्यादि लोग। और यही समस्या जो है टीएमसी में भी है, वो भी धमकाते हैं। वामदल भी यही करते थे। तो इन सभी दलों से, वैसे तो ये भारतीय समाज विरोधी भी हैं, देश विरोधी भी हैं, लेकिन हमारी आवाम को जो धमकाते हैं, तो खैर यही मनाएं कि अभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों में भारतीयता आधारित अभी एकता, भाईचारा अभी पूरी तरह से आया नहीं है। तो जिस दिन हमारे 135 करोड़ भारतीय भाई बहन, आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम एक हो जाएगी, तो ये जो धमकी देने वाले दलों को उनकी औकात दिखा देगी। बेहतर है कि वो अपनी औकात में रहें और धमकी उनके देना छोड़ दें, और जनता के सामने जो कि इस मुल्क में सर्वशक्तिमान है, उसका आदर करें, सम्मान करें और सम्मान के साथ पेश आए। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, आपने देखा आपके बिखरने का, आपके बिखरे रहने का, आपके बढ़ जाने का क्या नतीजा है। एक तो देश के अभिशाप लोगों को आप पता नहीं किस स्वार्थ में आप जो है वोट दे करके इनको ताकत दे रहे हैं, इनको एमएलए बना रहे हैं, इनको एमपी बना रहे हैं, इनको सत्ता दे रहे हैं, और वो आपको धमका भी रहे हैं। तो आपकी एकता, आपकी ताकत आपकी एकता में है। और थोड़ा सा इसको और समझने के लिए रामानंद सागर वाली जो है रामायण देखिए। वो महावीर हनुमान जी बहुत ताकतवर, बहुत बलशाली, लेकिन उनको अपनी ताकत का अंदाज नहीं था। तो यही बात जामवंत जी ने वो महावीर हनुमान को कहा कि अरे भाई हनुमान, तुम बहुत बलशाली हो, बहुत ताकतवर हो, लेकिन इसको महसूस तो करो। तो वाकई में उन्होंने इसका एहसास किया, महसूस किया, अनुभव किया। फिर तो वो जो है समुद्र पार जो है वो पार हो गए, लंका पहुंच गए, और लंका में तबाही भी मचाई, और माता सीता का दर्शन भी किया। माता सीता से एक निशानी भी लेते हैं, अंगूठी, और प्रभु राम को भी दे दिया, और प्रभु राम को भी काफी राहत मिली। तो यही हाल है।
अपनी आवाम अपनी ताकत को पहचाने। आप सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन शर्त यही है आप एक होइए, भारतीयता आधारित। ये भारतीय एकता को तोड़ने वाली शक्तियों को ठीक से आप पहचानिए। अब इन बातों को देख करके एक नाटकीय वो, जैसा कि वो बोल रहा था जयंत चौधरी भाईचारा, उससे हमारे भारतीय वहां पूछे कि कौन सा भाईचारा बताना। उस जयंत चौधरी से हमारी भारतीय वहां पूछे कि कौन सा भाईचारा, कि सारे जाट एक साथ हो जाए, सारे मुसलमान एक साथ हो जाए, सारे ठाकुर एक साथ हो जाए, सारे यादव एक साथ हो जाए। इस जो है अच्छा इस भाईचारे को कह रहे हो, यही तो जहर है इस देश के लिए कि सारे ठाकुर एक हो जाएं, सारे ब्राह्मण एक हो जाएं, सारे जाट एक हो जाएं, सारे यादव एक हो जाएं। महोदय, यह एकता इस देश के लिए घातक है, ये जातिवाद है। इस देश को जरूरत है भारतीय एकता, सभी लोग भारतीय हैं, तो इनको भी सबक सिखाइए, जो कि भाईचारा के नाम पर भारतीय भाईचारा के दुश्मन ये बने हुए हैं। हमारे देश में भारतीय संविधान के अनुसार कोई जाट नहीं है, कोई गुर्जर नहीं है, कोई निषाद नहीं है, और कोई राजभर नहीं है, कोई कुर्मी नहीं है, और कोई ठाकुर नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई यादव नहीं है, कोई ओबीसी नहीं है, कोई जो है वो अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजाति नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है, कोई तमिल नहीं, कोई मराठी नहीं है, कोई जो है वो उड़िया नहीं है, सभी लोग भारतीय हैं। ये हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों का यही आदेश है, और संविधान का भी यही आदेश है। उसका पालन करिए, उसका आदर करिए, और अपनी ताकत को पहचानिए। यही भारतीय आवाम ताकत दल आपसे निवेदन करता है, और जितना जल्दी हो सके यह एहसास लाइए भारतीय एकता का, और भारतीय एकता का जो कार्नर स्टोन है, कार्नर स्टोन माने जो उसका मुख्य सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वो है आपसी भाईचारा के साथ साथ सम्मान देना। हमारे भारतीय समाज के कई तबके हैं जिनको सम्मान की सख्त आवश्यकता है, खास करके हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन, जिनको कि ये सब कोई अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात कहता है, और कोई अपमानजनक शब्दों में भी कहता है। खैर, और इसलिए उसका उच्चारण हम नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे उपेक्षित और उनके लिए भारतीय आवाम ताकत दल ने जो सम्मानजनक और जो उपयुक्त जो संबोधन बनाया हुआ है, वो हमारे उपेक्षित भारतीय बहन, वो हमारे भारतीय भाई बहन है, लेकिन वो जो सम्मान उनको मिलने चाहिए उसके भाव में जो है उसका भाव में भारतीय आवाम ताकत दल मानता है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। तो अभी संबोधन है वो जो है उपेक्षित भारतीय भाई बहन का, और भारतीय आवाम ताकत दल का प्रयास रहेगा कि ये उपेक्षा भी समाप्त हो जाए, तो सभी सभी अपने भारतीय भाई बहन हो जाएंगे। भारतीय भाई बहन तो हैं ही, यानी उस रूप में सब लोग जो है समझ जाएंगे, मान जाएंगे, और आचार व्यवहार करेंगे, बर्ताव करेंगे। तो बताया जा रहा था कि हमारे जो है उपेक्षित भारतीय भाई बहन, और उसी प्रकार से इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, तो इनके साथ जो है बिल्कुल अपनापन के साथ भी, और इनको मान प्रतिष्ठा जो है वो भारतीयता का और बराबरी का देते हुए, इसको जो है इसको न भूलिए। तो ये बहुत आवश्यक है। तो अब आ जाइए, क्योंकि हम प्रतिदिन ये देश विरोधी जो ताकतें हैं उनके नेता हैं, देखिए ये हमेशा विखंडन की बात करते हैं। दुर्भाग्य है कि हम इनको वोट करते हैं,
हमारी कौन सी मानसिक मजबूरी है कि ये विखंडन भी करें, समाज को भी तोड़ें, नफरत भी फैलाएं, लोगों को मारें भी, हत्याएं भी करें, तब भी हम इनको वोट करें? इतनी मानसिक मजबूरी जो है नहीं वो होनी चाहिए। ये समाज में बोले कि जो है चाचा जान, भाई जान और क्या कहने की वो अब्बा जान, ये अपमानजनक शब्द हैं। योगी मुझे बताइए, ये हमारे मुल्क में यह सम्मानजनक संबोधन है, लेकिन उसको अपमानजनक बनाने वाले और इनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि यदि इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो वो व्यक्ति जो है वो घृणित बन जाएगा। ऐसी मानसिकता रखने वाले कोई पात्रता नहीं मांगते हैं कि उनको एक वोट मिले। और हमारे देश में जो तालिबान का समर्थन जो करवाते हैं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव महोदय जैसे लोग, आतंकवादियों के साथ जो खड़े होते हैं, राहुल गांधी जैसे गद्दार, पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े होते हैं, राहुल गांधी जैसे गद्दार, दुश्मन चीन के साथ खड़े होते हैं, राहुल गांधी जैसे गद्दार। और बात यहीं तक नहीं है, हमारी आवाम जरा सोचे, इन गद्दारों को ये चैनल वाले बड़ी प्रमुखता से दिखाते हैं। इनकी मानसिकता ये कहती है कि राहुल गांधी को ये चैनल वाले, खास करके जी न्यूज जो है, बड़ी प्रमुखता से इस गद्दार राहुल गांधी की बातों को दिखाता रहता है। जी न्यूज से एक बार पूछा जाएगा, सामना जरूर होगा कि तुम जो राहुल गांधी को इस देश का गद्दार नहीं मानते हो, और तुम अकेले नहीं हो, सारे चैनल वाले, एनडीटीवी, न्यूज 24 और आज तक वाला जो है एबीपी न्यूज वाला, वो राहुल गांधी को गद्दार नहीं मानते। तो राहुल गांधी को गद्दार न मानने वाले चैनल जो है इस देश के गद्दार हैं, इस देश के गद्दार। ये हमारी आवाम, हमारी भारतीय आवाम, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम बहुत गौर से इसको देखे। तो ये देश के गद्दार चैनल हैं। कभी चैनल वालों की मीडिया के विषय में बात करिए तो लोग एज ए नीजर रिएक्शन, माने एक सरसरी तौर लापरवाही वाला, अरे मीडिया बिका हुआ है, ऐसे नहीं बात चलती है। मीडिया की असली फितरत जानिए, ये देश के गद्दार है। इसलिए कि राहुल गांधी को जो इतना खतरनाक गद्दार है इस देश का, उसको ये गद्दार नहीं मानती है। लेकिन हमारी आवाम को समझना पड़ेगा, वो जरूर समझे कि राहुल गांधी इस देश का बहुत ही खतरनाक किस्म का गद्दार है। डोकलाम के मुद्दे पर क्या किया, लद्दाख के मुद्दे पर उसने क्या किया, जब हमारी भारतीय सेना ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया तब इसने क्या किया। हमारी वायुसेना ने जब बालाकोट जो कि पाकिस्तान के अंदर, वहां घुस कर मारा, वहां पर जो आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तब इसने कौन सी गद्दारी किया। और अपने इस देश के, भारत के सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाया, और दुश्मन पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगाने के लिए ये गद्दार राहुल गांधी उस गद्दार नवजोत सिद्धू को दूध बनाकर भेजा। सवाल इस बात का है कि दूसरे देशों में एक गद्दारी के नाम पर पूरी आवाम उसको देश के बाहर निकाल के फेंक देती है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इन गद्दारों को वोट मिल रहा है। मेरा यही सवाल है कि पंजाब के लोग, मतलब कि पंजाब के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन
और उनमें खास करके हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन, जिनका सरेआम कत्ल करवाया इस जेएनपीसी ने, और जो हर वक्त जो है भारत के खिलाफ गद्दारी करता रहता है, ये राहुल गांधी, इसको इस रूप में क्यों नहीं देखते? क्यों इसको वोट कर रहे हैं? क्यों इस गद्दार राहुल गांधी के समर्थन में वोट करके एक कलंक जो है लेते हैं? इन सवालों का जवाब, माकूल जवाब जो है वो ढूंढना पड़ेगा हमारे पंजाब के जो है आदरणीय भारतीय भाई बहनों को। और यही वक्त है, जो चुनाव आ रहा है इसको नष्ट में नाबूद करिए, और सिर्फ इसी को नष्ट में नाबूद मत करिए, भारतीय जनता पार्टी को भी करिए, आम आदमी पार्टी को भी करिए, और जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो जो गठबंधन किए हैं जो लोग, अमरिंदर सिंह की पार्टी है कोई, या कोई जो अकाली दल से निकला है वो ढींढसा वाले, सबको नष्ट में नाबूद करिए तब। और ये हमारा नहीं, हमारे भगत सिंह, जिनको पूरा देश पूजा करता है देशभक्ति के रूप में, कुर्बानी और शहादत के रूप में, उनका देश है कि ये काले अंग्रेज है सब, इनको नष्ट में नाबूद करिए। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, और पंजाब के, और गोवा के, और मणिपुर के, ये हमारे सभी मतदातागण, ये हमारे सभी आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन बिल्कुल उस कटिबद्धता से, हाँ, और मन की मजबूती के साथ, और उस प्रतिबद्धता के साथ इनको नोटा के जरिए जो है नष्ट में नाबूद करें, और एक माकूल पैगाम दें। और राहुल गांधी को ये चैनल वाले ही नहीं, उसको गद्दार नहीं मानते हैं। बीजेपी इतनी बड़ी साजिश कर रही है कि इस राहुल गांधी जो है ये विरोध पक्ष का नेता है, इसलिए ये गद्दार नहीं है। बीजेपी की साजिश तो जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते वो बने, कि इतने खतरनाक गद्दार जो है राहुल गांधी को देश के लोग इसको गद्दार के रूप में न समझें, इसकी साजिश कर रही है। इसके जितने भी यानी यूट्यूब पर जो जितने सालार हैं, अधिक से अधिक इसको पप्पू के रूप में पेश करते हैं, ताकि पप्पू के रूप में आनंद उठाइए, उसी में आनंदित रहिए, उसी में मस्त रहिए, उसके आगे मत जाइए कि ये इस देश का गद्दार भी है, देश का दुश्मन भी है, इसको मत समझिए, पप्पू समझिए। इसलिए उसके जितने भी प्रवक्ता बीजेपी बोलते हैं ना कि भाई ये 52 वर्ष के बच्चे हैं, ना समझ हैं, इनको समझ नहीं है, राजनीति की समझ नहीं, इत्यादि बोलते रहते हैं उस गद्दार को। और यही नहीं, और भी देश के खतरनाक गद्दारों को, कन्हैया कुमार जिसने नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जरा कितनी खतरनाक बात, कितनी गंभीर बात, कि जिसने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, जो नारा लगवाया उसको ये बीजेपी वाले गद्दार तक नहीं कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ये टुकड़े गैंग का। ये अखिलेश यादव जो है हर वक्त जो है वो पाकिस्तान परस्ती का, आतंकवादियों के साथ जो है वो हमदर्दी का, अपने नेताओं से जो है वो तालिबान समर्थक करके जो है समर्थन करवा के देश के साथ गद्दारी का जो परिचय वो देता है, जो ये गद्दारी का परिचय देता है अखिलेश यादव, उसको ये बीजेपी वाले क्या कहते हैं? टोटी चोर कहते हैं। अब देखिए इनकी साजिश
कि इतनी खतरनाक शख्सियत को यानी पूरी चीज ढकते हुए टोटी चोर। तो बड़ी सफाई से इन देश के खतरनाक तत्वों को ढकने की ये साजिश या गद्दारी ये बीजेपी कर रही है। अब मोदी महोदय का देख लीजिए, हर वक्त बोलते रहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, और भी पता नहीं क्या, सबका विकास और सबका प्रयास। इसके बोलने से कुछ नहीं होगा मोदी जी, आपकी करतूत क्या है वो देश देख रहा है। आप जितने भी इस मुल्क के साथ अन्याय हुआ है, जितने मुल्क के साथ गद्दारी की गई है, और सारे गद्दार को जो है आप उसके गद्दारी को छुपा रहे हैं, उन गद्दारों को बचा रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। ये हो नहीं सकता। 370 और 35 को हटाने से ज्यादा महत्वपूर्ण था कि वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू को उसकी गद्दारी को लेकर के उसको बेनकाब करते। ये आपका राष्ट्रवाद, ये आपके द्वारा जो मुखौटा पहने हैं राष्ट्रवाद का, उसका तकाजा था कि देश के गद्दारों को बेनकाब करेंगे। और पता नहीं आपको जानकारी है या नहीं है, अपनी आदरणीय भारतीय अवाम के जरिए भारतीय अवाम ताकत आपको बताना चाहता है। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल किसी के निजी जीवन में मैंने वो देखने के खिलाफ है, लेकिन वो निजी जीवन जब वो देश के खिलाफ हो जाए तो उसको बताना जो है आवश्यक मानता है। नेहरू के विषय में तमाम उसके जो व्यक्तिगत और वो भी खास करके चरित्रहीनता की बातें आती रहती हैं, लेकिन वो और वही चरित्रहीनता जो है देश के खिलाफ गद्दारी करवाती है, तो वो विषय जो है जनता के सामने, देश के सामने लाना आवश्यक है। जैसे माउंटबेटन की पत्नी या उसकी बीवी थी एडमिनो माउंटबेटन, उसके साथ इसके अनैतिक संबंध थे। तो उस अनैतिक संबंधों पर नहीं, उन अनैतिक संबंधों पर भारतीय अवाम ताकत दल कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन कश्मीर के मामले में जितनी भी इसे गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपने भारत के खिलाफ गद्दारियां की, सब जो है जो अनैतिक संबंध था इसका, गद्दार जवाहरलाल नेहरू का माउंटबेटन की पत्नी एडमिनो माउंटबेटन से सब जो है उसी के कारण था, खास करके कश्मीर के मामले में। और तो कश्मीर के मामले में जो है हमारी जो कबीलियों के भेष में जो पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजी थी, और फिर इसके बाद हमारी सेना जब गई और उन पाकिस्तानियों को मैंने हर कोने से खदेड़ करके जो है वो बाहर निकाल रही थी, और कम से कम 1.25 साल उसको लगे। हमारी जीतती हुई भारतीय सेना पर जो हमारी सेना जीत रही थी, उसको भगा रही थी पाकिस्तानी सेना को, एक तरफा युद्ध विराम अपनी सेना पर लगाया ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। लेकिन किसके कहने पर? वही जिसके यानी प्रेम जाल में ये फंसा हुआ था, वो एडमिनो माउंटबेटन। उसी के कहने पर हमारी जीतती हुई जो है भारतीय सेना पर इसने एक तरफा युद्ध विराम यानी सीज फायर लगाया, जिसके कारण कुछ भाग जो है जम्मू कश्मीर का जीता नहीं जा सका, और वही जो है पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पीओके बन गया, और वो पीओके कश्मीरी समस्या का नासूर बना हुआ है। तो यह जो है जो प्रेम जाल में या अनैतिक संबंध के कारण जो है जो कि गवर्नर जनरल
या वायसराय भी कह सकते नहीं, तब तक तो बन चुका था, तब तक तो वो गवर्नर जनरल बन चुका था। तो गवर्नर जनरल माउंटबेटन की बीवी एडविनो माउंटबेटन के प्रेम जाल में या उसके साथ अनैतिक संबंध के कारण जो है उसी और उसी के कहने पर अपनी जीतती हुई भारतीय सेना पर एक तरफा जो युद्ध विराम लगाया, उसके कारण जो है पीओके बन गया। हमने पीओके को जीता नहीं जा सका और वही पोर्शन, वही भाग जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में पड़ा हुआ है और पीओके जो है कश्मीर समस्या का नासूर बना हुआ है। और ये नहीं, जो कश्मीर जो है यानी विलय संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करने के बाद, क्योंकि इसी तरीके से और भी जो यानी 561 रियासतें इसी तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय संधि पर हस्ताक्षर करते ही वो रियासतें भारत में विलय कराई गई थी। तो उसी प्रकार से जो है वो हरि सिंह यानी उस रियासत के माने राजा थे, तो उनके विलय संधि पर हस्ताक्षर करते ही जो है वो जम्मू कश्मीर का विलय जो है भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से हो गया था। इसलिए जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया था। जो भाग हमारा अभिन्न अंग हो चुका है उसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है इसी एडविनो के कहने पर जो है उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ले गया। जरा इसको समझिए ना, संयुक्त राष्ट्र संघ ले गया और फिर उसको वहां पर दो किस्म के चैप्टर हैं, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 यानी अध्याय 6 और अध्याय 7। अध्याय 7 जो है यह है कि आपको कोई समस्या है, आपको कोई सहायता चाहते हैं विश्व समुदाय से, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा मसला हो जो कि दो देशों के बीच में झगड़े का हो, उसके लिए अध्याय 6 में है। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है वो अध्याय 6 में डलवाया, यानी पाकिस्तान के साथ वो डिस्प्यूटेड मतलब यानी विवादास्पद। तो जो कश्मीर हमारा अभिन्न अंग हो चुका था, जिस कश्मीर का अंतिम और पूर्ण रूप से भारत में विलय हो चुका था, उस कश्मीर को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया और संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के साथ विवाद है यानी उस अध्याय में डलवाया। इसी गद्दारी तो यानी इसी गद्दारी तो जरा हमारे आदरणीय भारतीय आवाम देखे ना। और इसके बाद वो बोल गया कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जो है जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे। ये देखिए उसकी गद्दारी। वो ऐसे नहीं बोला, उसके दिमाग में था कि जम्मू कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बहुतायत है, यानी वो मेजॉरिटी में है। तो उसने वही जैसे यह मनमोहन बोला था ना कि हमने पाकिस्तान पर अटैक इसलिए नहीं किया कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है वो नाराज हो जाएंगे, मतलब वो पाकिस्तान के समर्थक हैं। यानी ये जितने इस तरह के वक्तव्य आते हैं वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो कि भारत परस्त हैं, मूल परस्त हैं और भारतीय मूल परस्त हैं, देशभक्त हैं इस भारत के प्रति, उनको उनकी देशभक्ति पर हमेशा दाग लगाने की ये सब हमेशा साजिश करते रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू गद्दार हो, चाहे ये राहुल गांधी गद्दार हो, चाहे अखिलेश में भी गद्दारी करते रहते हैं। तो ये जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू सिर्फ ये सोच करके कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले हमारे माने इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों को पाकिस्तान के पक्ष में बरगलाया जा सकता है,
उनको झूठ और अफवाह के आधार पर उनको शिकार बना करके उनको पाकिस्तान के पक्ष में बरगलाया जा सकता है और पाकिस्तान के पक्ष में मत लिया जा सकता है। और इस प्रकार जो कश्मीर, जिस कश्मीर का अंतिम और पूर्ण रूप से भारत में विलय होने के कारण जो भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, उस कश्मीर को पाकिस्तान को दिया जा सकता है। ये साजिश थी गद्दार जवाहरलाल नेहरू की। ये देखिए ना, तो इसीलिए उसने बयान क्या दिया कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट के जरिए करें। और इसी को पाकिस्तान बार बार जो याद दिलाता है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कहता रहता है और ऐसे भी कहता रहता है, और भारत को कहता रहता है कि आप अपने ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दिए हुए वचन को, कौन सा वचन, वही जो जनमत संग्रह वाला, ये वचन को याद करिए और उसको पूरा करिए। बराबर बोलता रहता अपना दुश्मन ये पाकिस्तान। और देश ने देखा होगा यही गद्दारी केजरीवाल ने किया था। केजरीवाल ने अपने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से भी यही कहलवाया था कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाया, ये केजरीवाल उनसे भी आगे बढ़ गया। वो यानी आम आदमी पार्टी के या केजरीवाल की पार्टी के ये दोनों गद्दार, या योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जवाहरलाल नेहरू, गद्दार जवाहरलाल नेहरू तो यहीं तक रुक गया था कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। ये दोनों गद्दार योगेंद्र यादव और वो प्रशांत भूषण जो है, ये दोनों गद्दार जो है, और वो ये उस वक्त की बात है 5-6 साल पहले, जबकि ये आम आदमी पार्टी में थे। तो ये सब उसे भी आगे बढ़ गए, जो गद्दारी किया था जवाहरलाल नेहरू ने, कि यदि ये जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। लेकिन इतना खतरनाक गद्दार को हमारे दिल्ली के मतदाता गण, भारतीय भाई बहन, पता नहीं क्यों नहीं जो है इसके अनुसार उसको दंडित किए और थंपिंग मेजॉरिटी से यानी इसको बना दिए। तो ये कलंक है, ये देश पर बहुत बड़ा कलंक है ये केजरीवाल और हमारे दिल्ली के मतदाता गण, पता नहीं वो मुफ्त पानी मुफ्त बिजली के चक्कर में इतने बड़े कलंक अभिशाप को ढो रहे हैं। और वो देखिए दिन रात जो है झूठ बोलने में वो सबसे आगे हो गया। तो खैर झूठ बोलना और जो है हमारे जो यानी आदरणीय भारतीय भाई बहनों का जो टैक्स का कीमती उनकी गाड़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा को कोई फूंक रहा है, वो विज्ञापन वो भी झूठी बात को कहने के लिए। तो खैर ये बात है। तो ये और यही नहीं, फिर धारा 370 और 35 से, जिसका कि जो है जिसके लिए ये नेहरू ने पहले भेजा था इनके पास, जो कि हमारे संविधान जो कि हमारे संविधान बनाने वाली जो संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे हमारे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर। तो उन्हीं के पास भेजा। तो वो देखते ही उसका ड्राफ्ट देखते ही जो है और यही ले गया था जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपने चमचे गद्दार जो है शेख अब्दुल्ला को था भेजा। वो ड्राफ्ट देखते ही जो है हमारे बाबा साहब उतार गए, समझ गए, और शेख अब्दुल्ला के मुंह पर ही कहा कि अच्छा तुम खाएगा भारत का और गाएगा वो पाकिस्तान का। उसके मुंह पर बोले थे। और उन्होंने बोला कि मैं
यह देश के साथ विश्वासघात मैं नहीं कर सकता। बाबा साहब ने शेख अब्दुल्ला से ये बोल करके उसको भगा दिया। और कैसे कैसे हुआ अब इसका विवरण प्रकरण हम यदि कहेंगे तो ये अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगा। तो और वो भी एक बहुत बड़ा संवैधानिक छल था, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड। ये करके नेहरू ने जो है भारत के संविधान में उसको जुड़वाया, जबकि पूरे भारत के संविधान का आप उसका वॉल्यूम देखिए ना, तो कहीं इसका जिक्र मिलता नहीं है। तो छल से जो है संवैधानिक छल के द्वारा जो है धारा 370 धारा 335 से जुड़वाया और जिसके अनुसार यह स्पेशल स्टेटस मिला वो जम्मू कश्मीर को, और जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस मिले के कारण जो है व्यवस्था ऐसी हो गई कि जम्मू कश्मीर भारत के संसाधनों का तो प्रयोग करेगा, भारत के पैसों पर ही पलेगा, भारत के जो है आर्थिक जो है वो संसाधनों का वो उपयोग करेगा, इस्तेमाल करेगा, लेकिन भारत का उस पर नियंत्रण नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू वो जम्मू कश्मीर जो कि जिसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था और उसके कारण जो है वो भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, जो है जब वो उसको यानी पाकिस्तान को सौंपने के लिए एक तो उसने वो वक्तव्य गद्दारी भरा वक्तव्य दिया कि पाकिस्तान के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के ही लोग जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे। एक तो ये गद्दारी किया और फिर जो है 370 और 35 के द्वारा वो जम्मू कश्मीर जो कि जिसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से उसे होने के कारण भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, उस पर धारा 370 और 35 के द्वारा वह जम्मू कश्मीर यानी आतंकवादियों का, अलगाववादियों का और पाकिस्तान परस्तों का, ये तीन का, अलगाववादियों का, आतंकवादियों का और पाकिस्तान परस्तों का, वह स्वर्ग जो है बना हुआ पाकिस्तान का उपनिवेश हो गया, पाकिस्तान की एक कॉलोनी हो गई। तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान की कॉलोनी जो है सिर्फ जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू के कारण हुई। तो मोदी जी का फर्ज बनता था कि और मोदी जी के राष्ट्रवाद का भी ये फर्ज बनता था कि देश के सामने पहले जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों को बताएं। लेकिन मोदी जी ने साफ जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को सीधे से बचा लिया और धारा 370 और धारा 35 को खत्म करने का तमगा बस लूट लिया। ये गद्दारी है मोदी जी की और मोदी के लोगों की, जैसे कि अमित शाह जैसे लोगों की। तो वो जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, जिसको वो जनमत संग्रह वाली बात बोल करके पाकिस्तान को सौंपने की साजिश के ही तहत जो है इसने गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वो वक्तव्य दिया और धारा 370 धारा 35A के जरिए यानी उस जम्मू कश्मीर पर यानी भारत का नियंत्रण न हो, लेकिन वो भारत के सारे संसाधनों का प्रयोग भी करे, इस्तेमाल भी करे। और इस तरह से इस तरह का खतरनाक जो है वो हमारा राज्य जो है वो यानी अलगाववादियों का, पाकिस्तान परस्तों का और आतंकवादियों का एक स्वर्ग, उनके लिए स्वर्ग जो है वो पाकिस्तान की एक कॉलोनी या उसका एक जो है वो उपनिवेश बन गया। और उसी उपनिवेश में यानी ये अलगाववादी और जो है ये आतंकवादी और पाकिस्तान परस्त उनका मन इतना बढ़ गया कि उसमें हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले
यानी भारतीय भाई बहन उनको खटकने लगे, तो उनको निकालने की साजिश ये सब करने लगे। पाकिस्तान परस्त, आतंकवादी और अलगाववादी तत्व जो है। और उन्होंने क्या किया कि यानी एक दिन करीब 25 से 30 हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की हत्या किया पहले, और उसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। और ये घटना जो है वो 1990 की है। और जो है और हत्या करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को आतंकित किया। और फिर वही आतंकवादी, पाकिस्तान परस्त, अलगाववादी तत्व मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से चिल्ला कर बोलते थे, और वही अपमानजनक भाषा में आतंकित करने के बाद मैंने हत्या करके आतंकित किया। तो हत्या करके आतंकित करने के बाद मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से बोलते हैं कि अच्छा वो सब जो है वो हिंदू नहीं बोलते थे इंडियंस। मतलब उनके ये भी था कि भाई हम इंडियन नहीं हैं। वो अपने को इंडियन ही नहीं मानते थे, यानी इंडिया का हर साधन का उपयोग करना, और वो अपने को इंडियन ही नहीं मानते थे। और वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बोलते थे इंडियन। तो बोलते थे कि ये इंडियन यदि अपनी सलामती चाहते हैं तो अपनी औरतों और बेटियों को और अपनी जायदाद को, तीनों को छोड़कर चले जाएं। इतने अपमानजनक बात। भारतीय जनता के दल ये कहना है कि ये जो अपमानजनक स्थिति आई, और वो हमारे हिंदू सनातन वाले, खास करके कश्मीरी पंडित यानी हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, वो डर करके, मजबूर होकर के अपना यानी घर बार वही छोड़ करके भारत के अलग अलग हिस्सों में एक रिफ्यूजी, एक जो है शरणार्थी का जीवन वो जीने के लिए मजबूर हो गए। तो ये जो इतनी अपमानजनक स्थिति, इतनी विकट स्थिति आई, इसके पीछे सिर्फ वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू है। कोई किसी भी चर्चा में ये बात नहीं चलती है। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जाने कि जो कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद, पाकिस्तान परस्ती की समस्या, और फिर उससे उपजी हुई जो है हमारे उसी जम्मू कश्मीर से हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का पलायन, और जो है और भारत के विभिन्न जगहों में शरणार्थी जीवन जीने को मजबूर होने की स्थिति जो है सिर्फ जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू के कारण है। लेकिन चाचा आप देखिए, इसको इन सबों ने गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम में इन सबों ने उसको वो उलझा दिया है। जितने भी कट्टरवादी तत्व हैं, वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्व जो प्रवक्ता बन के आते हैं बीजेपी के या आरएसएस के, वो आक्रमण करते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के वो प्रवक्ताओं के ऊपर। और ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो प्रवक्ता भी हैं, वो भी नहीं कहते कि इसके पीछे वो नेहरू है। वो भी लगते हैं उन्हीं को डिफेंड करने के लिए। अक्सर ये देखा गया है कि अंसार राजा वो कभी नहीं, जब आता बोलता है कि वो ये कहते हुए देखा गया है अंसार राजा कि मोदी जी कब भेज रहे हैं उनको, कश्मीरी पंडितों को। तो किस तरह की साजिशें जो है दोनों पक्षों से, और हम नहीं कहते दोनों पक्ष नहीं, दोनों पक्षों के कट्टरवादी तत्वों से, दोनों पक्ष बुरे नहीं है। हमारा हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहन हो, चाहे हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन, ये तबका बुरा नहीं है, बिल्कुल अपने स्थान पर वो दुरुस्त हैं। लेकिन उनके जो कट्टरवादी तत्व या कट्टरवादी तत्व जो है प्रवक्ताओं के रूप में आते हैं, खास करके बीजेपी और आरएसएस के, और इधर से भी जो आते हैं, वो जो है इस देश के दुश्मन है। और वो कभी भी
गद्दार जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लेते हैं जानबूझ करके। ये सब उनकी गद्दारी है देश के खिलाफ। तो धारा 370, धारा 35 से ये मोदी और अमित शाह महोदय लोग जो है हटाकर तमगा लूट लिए। लेकिन जो उससे भी जरूरी एक राष्ट्रीय कर्तव्य बनता था, देशभक्ति का तकाजा था, और जो राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़े हुए हैं उसका भी तकाजा था कि इस देश का, भारत का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी को बेनकाब करें। लेकिन मैंने नेहरू को बचाना इस देश की सबसे बड़ी गद्दारी है। चाहे वो भारतीय जनता दल, सॉरी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करती हो और उसके मोदी जी करते हो, और उनके जो है वो मोदी जी करते हो, अमित शाह करते हो। लेकिन इस मामले में सिर्फ मोदी जी और जो है अमित शाह ही गद्दारी नहीं करते हैं। ये जितनी भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी का एक भी नेता नहीं कहता है कि ये गद्दारी जो है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू की है। एक शब्द नहीं आता है। और न वो लालू जो है, लालू प्रसाद यादव की ओर से आता है, या उसके आरजेडी की ओर से आता है, या उसके तेजस्वी की ओर से आता है। वही हाल जो है वो जो है ममता तो खुद ही जेएनपीसी में थी भाई। 10-15 साल पहले वो इसी जेएनपीसी से तो निकली है, इसी का हिस्सा है। और वही हाल जो है जो शरद पवार है, शिवसेना है, अकाली है। तो सारी पार्टियां जो है इतनी खतरनाक बने। हमारे देश के सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी पर एक शब्द नहीं बोलते। तो यह भी गद्दार है सब देश के, सिर्फ अकेले जो है वो मोदी जी वो गद्दार नहीं है, ये सब गद्दार। अफसोस कि ये राजनीति पर छाए हुए हैं। और नेहरू की गद्दारियों का को छुपाने की एक साजिश और भी है। इसको बड़े आराम से इसको जो है वो इसको सब जो है जो कट्टरवादी तत्व हैं या जो स्वार्थी तत्व हैं, यानी विभिन्न आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, इसको जो है वो हिंदू मुस्लिम बना देते हैं। तो हिंदू मुस्लिम बना करके गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों को छुपाने की ये साजिश करते हैं। ऐसा भी जो हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का जो जम्मू कश्मीर से पलायन हुआ, मजबूरी में अपनी सारी संपत्ति छोड़ गए और हमारे इसी देश में, इसी आज़ाद भारत में वो शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर हुए। इसको सब जो है दोनों ओर के, माने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों तबके के कट्टरवादी तत्व, और उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन तबके के जो कट्टरवादी तत्व, इसको हिंदू मुस्लिम में उलझा करके वो सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बचाते हैं और उनकी गद्दारियों को छिपाते हैं। इसको भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें। तो इस विषय में ये मोदी और अमित शाह अकेले नहीं है। ये पूरा जो है वो इस समय का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है या पॉलिटिकल पैनोरामा है या जितने हैं सब के सब जो है देश के गद्दारों को बचाना। तो ये करते हैं। और एक और खतरनाक खेल खेल रहे हैं मोदी जी। हमारे सुभाष चंद्र बोस जो है, जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिस सम्मान के, जिस प्रतिष्ठा के इस देश में
इस भारतीय समाज में और भारतीय परिवेश में जिस सम्मान और जिस प्रतिष्ठा के अधिकारी हैं, वो हकदार हैं, जो है उनके साथ जो है एक दिखावा करके, पाखंड करके जो है उनको वो सम्मान न दे करके जो है एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिष्ठा के साथ अन्याय करना जो है ये बहुत बड़ी जो है वो गद्दारी है। नमूना देखिए, उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस मना रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है, राष्ट्रभक्ति का तकाजा है, और जो ये मुखौटा ओढ़े हुए हैं राष्ट्रवाद का, उसका भी तकाजा है कि उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को खारिज करके 23 जनवरी जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त, शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही जो है राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाए। ये देशभक्ति का और जो है और राष्ट्रवाद का और हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके आधिकारिक सम्मान या प्रतिष्ठा देने का ये तकाजा है कि हम जो 23 जनवरी को ही राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए, 2 अक्टूबर को खारिज करके। लेकिन गद्दारी तो देखिए मोदी जी की, वो 2 अक्टूबर जो कलंक है जो इस देश का, जो मोहनदास करमचंद गांधी, उसको तो मनाएंगे, लेकिन 23 जनवरी जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, उसको जो है गणतंत्र दिवस के साथ जोड़ देंगे। इसका जवाब हमारी आदरणीय आवाम इन बीजेपी वालों से और मोदी से जरूर पूछे जरूर पूछे। और जितने भी संस्थान बने हुए हैं हमारे देश में मोहनदास करमचंद गांधी के नाम पर, सब जो है वो निकाल दिए जाए। भारतीय नोटों पर, इंडियन करेंसी पर जो इसकी फोटो लगी है इस कलंक और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की, वो हटा करके सिर्फ और सिर्फ हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगे वहां पर। और सबसे बड़ी बात कि जो उन्होंने आजाद भारत की स्थापना की वहां सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को, तो 21 अक्टूबर ही हमारा वास्तविक आजादी का दिन है, 15 अगस्त नहीं। 15 अगस्त को खारिज करके 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस मनाना ही जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त, शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सच्चा सम्मान है। तो ये सम्मान देने के लिए नहीं तैयार हैं मोदी जी। मोदी जी क्या नाटक कर रहे हैं, आगे देखिए। जो ये देश के गद्दार हैं, गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार इंदिरा गांधी, इनके नाम पर तो भारत सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, और हमारे सुभाष चंद्र बोस की ओर से देश के अंदर आपदा प्रबंधन, तो हमारे देश के अंदर आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त, परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से कर दिया है। यानी सुभाष चंद्र बोस के नाम से
एक देश अपने भारत के अंदर एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा जो है वो पुरस्कार को जोड़ दिया है। और इन गद्दारों के लिए, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार इंदिरा गांधी, इनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये धोखा है मोदी जी का, जो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, यानी उनके सम्मान के साथ और देश के साथ। ये गद्दारी है। हमारे देशवासी पहचाने इनको। बहुत बहुत खतरनाक किस्म के ये गद्दार है, बहुत खतरनाक। लेकिन भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, इनकी फितरत को तो बताया ही जाएगा। और अपनी पूरी जो आवाम है हमारी 135 करोड़ का है, उनको भारतीयता के आधार पर एक किया जाएगा। वो तो खैर है, और इनकी फितरत को बताया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। आप जागरूक होइए, एक होइए, और कम से कम ये जो मौका है विधानसभा का, तो कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, हमारे उत्तराखंड के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, हमारे पंजाब के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, हमारे गोवा के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, और हमारे मणिपुर के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन से ये गुजारिश है कि इन सारे तथ्यों को पर गौर करते हुए, देखते हुए, ध्यान देते हुए, और मुल्क परस्ती को सर्वोच्च मानते हुए इन गद्दारों को इनकी औकात दिखाइए। और जो है सिर्फ नोटा 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 पर दबाई। और यहीं से जितनी भी समस्याएं आप झेल रहे हैं, हमारा भारतीय समाज झेल रहा है, हमारा मुल्क झेल रहा है, उन सारी समस्याओं का समाधान इनसे निकलेगा। और जब नोटा और उसका प्रतिशत कम से कम जो है 90 पर लाइए। और ये बहुत एक माकूल पैगाम होगा, माकूल जो है वो संदेश होगा सबके लिए। जो ये चुनाव आयोग थोपा है ना, जानलेवा चुनाव, उसको भी माकूल जवाब मिलेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।